हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10 के लिए। उसका चैप्टर 1 है आपका सत्ता की साझेदारी। पिछले भाग में हमने देखा कि हम हमारी जियोग्राफी ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारी शुरू होगी लोकतांत्रिक राजनीति। तो आप सबसे पहले चैप्टर 1 की हेडिंग डालेंगे। यह है आपका चैप्टर 1 ऑफ लोकतांत्रिक राजनीति। तो पाठ का नाम डालेंगे आप सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब होता है पावर या सरकार, और साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा। हम क्या करेंगे इस पार्ट में? हम करेंगे इस पार्ट में पावर का बंटवारा, मतलब शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा क्यों आवश्यक है? ताकि कोई भी एक व्यक्ति पूरी की पूरी सत्ता को अपने हाथ में न ले सके और लोगों को भी समान रूप में अपने अधिकार मिल सके। अधिकार मिले ही नहीं बल्कि उनका पालन भी हो, उन्हें वह वास्तविक रूप में मिले। तो आप सबसे पहले सत्ता की साझेदारी के अंदर भी हेडिंग डालेंगे। वे सत्ता की साझेदारी कर तो रहे हैं, पर ये क्यों जरूरी है? तो आप हेडिंग डालेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। पहले हम देखेंगे हमें इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हम सत्ता की साझेदारी कर रहे हैं, सत्ता को लोगों के बीच बांट रहे हैं, विभिन्न समूहों के बीच बांट रहे हैं। तो सत्ता इसलिए बांटी जाती है, उसका कारण क्या है? तो पहला कारण लिखेंगे कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। भाई हमने सत्ता को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के बीच में बांट दिया। अब अगर एक समूह अपने लिए विद्यालय बनाता है तो दूसरा समूह भी अपने लिए विद्यालय बना सकता है। इस तरीके से हमने सत्ता को विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच में बांट कर कहीं ना कहीं टकराव को कम कर दिया है। तो पहला कारण तो क्या हो गया कि इससे टकराव का अंदेशा कम होता है। कहाँ? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में। ओके, अगला देखोगी दूसरा कारण क्या है। जो सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ओके, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। और लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र वह जहाँ लोगों का शासन हो। लोगों का शासन किस तरह से होता है? लोग चुनाव में अपना वोट देते हैं। जिस भी प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव जीत जाता है। प्रतिनिधि को वोट देते हैं और वही प्रतिनिधि आगे जाके मंत्री बनता है और वही प्रधानमंत्री बनता है और उन्हीं में से कुछ मुख्यमंत्री भी बनते हैं, उन्हीं में से कुछ विधायक और कुछ सांसद बनते हैं जो देश की सरकार को चलाते हैं। तो चुना किसने? लोगों ने ही चुना और उन्होंने ही शासन किया है इनडायरेक्टली। ओके,
तो इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है इन दो कारणों से। आप नोट कर लेंगे। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, मतलब सत्ता को अलग अलग प्रकार से बांटा जा सकता है। तो आप हेडिंग डालेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं। ओके, आप कोशिश करें रोज की क्लास को रोज लें, नहीं तो क्लासें तो बढ़ती जाएगी और आपके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ता जाएगा। तो इस बोझ को बढ़ने न दें, रोज का काम रोज करें, क्योंकि आगे हमें अभी और भी बहुत कुछ काम करना है। तो अब हम देखते हैं सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप, की सत्ता को किस किस तरीके से बांट सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण, मतलब सत्ता को एक सीधे, मतलब इस सीधे धरातल पर बांट देना। क्षैतिज का मतलब होता है प्लेन रूप में, मतलब क्षैतिज रूप में बांटना। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है, सत्ता के क्षैतिज वितरण में शासन विभिन्न अंगों द्वारा, विभिन्न अंग कौन कौन से, जैसे हमारी विधायिका हो गई, जैसे हमारी कार्यपालिका हो गई, और जैसे हमारी न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, आदि के बीच सत्ता का क्या कर देंगे हम, बंटवारा कर देंगे, ताकि एक दूसरे पर नियंत्रण एवं अंकुश रहे। क्यों किया हमने, नियंत्रण एवं अंकुश बना रहे। ओके, अब आप पहले समझेंगे। ओके, सभी पेन को एक तरफ रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, कि विधायिका क्या होती है। विधायिका में विधि छिपी हुई, विधि मतलब जो कानून निर्माण करती है, जैसे हमारी संसद, संसद को ही हम विधायिका बोलते हैं, जो कानून निर्माण करती है। कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका लोगों को न्याय सुनिश्चित करती है। माना विधायिका ने कोई कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसे लागू भी कर दिया, पर न्यायपालिका ने देखा कि ये कानून गलत है और लोगों का शोषण कर रहा है, तो न्यायपालिका उस कानून को लागू होने से मना कर देगी या रोक देगी। तो आपने देखा नियंत्रण एवं अंकुश लगा, माना कानून, विधायिका ने कानून गलत बना दिया तो कार्यपालिका ने उसे लागू करने से ही रोक दिया, तो नियंत्रण नियंत्रण लगा। और अगर माना कानून पास भी होने को आया तो न्यायपालिका उसे रोक देगी, और कानून कुल मिलाकर सही बना तो वो सभी स्तरों पर लागू हो जाएगा और देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो आपने देखा एक कानून बनने से पहले बहुत सारे स्तरों पर उसकी जांच होती है कि कानून जनता के लिए सही है या नहीं है, या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण कैसे, हमने सत्ता विधायिका को दे दी, उसी स्तर पर हमने कार्यपालिका को दी, और उसी स्तर पर हमने न्यायपालिका को दी। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा सत्ता दे दी और किसी को कम सत्ता दे दी हो।
तीनों को बराबर स्तर पर हमने सत्ता सुनिश्चित की पावर दी है। अगला आप देखेंगे, अब आप इसे लिख सकते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण को लिख सकते हैं और साथ में मेरी बात सुनते हुए भी चलेंगे। अगला हमने सत्ता का बंटवारा किया संघ सरकार के रूप में, जिसमें सत्ता का कैसा बंटवारा होता है, सत्ता का मतलब पावर का ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत वितरण होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे होता है, इसमें सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार। इसका आप एग्जाम्पल लिख लेंगे पहले वाले का। ये भी सत्ता का क्षैतिज वितरण वाली सरकार कहाँ पर है, ये है भारत में। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, भारत में सरकार के तीन स्तरों को बराबर सत्ता दी गई है। संघ सरकार, इसमें सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार जो बड़ी पावरफुल होती है और पूरे देश के स्तर पर होती है। उसके नीचे होती है हमारी प्रांतीय या राज्य सरकार के, राज्य के स्तर पर, और उसके नीचे होती है स्थानीय स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार, जैसे नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ये क्षेत्रीय स्तर पर होती है। ओके, इसका एग्जाम्पल कहाँ है, इसका एग्जाम्पल यूएसए, अमेरिका में। अमेरिका में केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा पावरफुल, केंद्र सरकार में कौन बैठता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो सबसे पावरफुल व्यक्ति है अमेरिका के। उसके बाद उनकी राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। आप इसे भी लिख लेंगे। अगला चलते हैं हम, सत्ता को हम विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, हम विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। कैसे, भाई हिंदू को ये बना दिया, मुस्लिम को वो बना दिया, सिख को वो, पारसी को ये, इस तरह से हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। जैसे भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर भी हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। इसका उदाहरण कहाँ है, इसका उदाहरण है बेल्जियम। यहाँ तक लिख लीजिए आप, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके आगे हम अगले पार्ट में बेल्जियम और एक श्रीलंका की कहानी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे। तो वो बड़ा छोटा सा हिस्सा है, लगभग 10 या 15 मिनट का। आप इसे लिख लेंगे आराम से। समझते हुए चलेंगे। देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे, भाषाई आधार पर। माना कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पारसी बोलता है, कोई उर्दू, इस तरीके से हमने भाषा के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों को सरकार में अलग अलग पद दे दिए। उसी तरह धार्मिक आधार पर कैसे, जैसे कोई हिंदू है तो हमने उनको राष्ट्रपति बना दिया, मुस्लिम है तो प्रधानमंत्री बना दिया, सिख है तो सांसद बना दिया, और पारसी है तो विधायक बना दिया। इस तरीके से हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला डालेंगे आप 4th नंबर पर, दबाव समूह। ऐसे समूह जो सरकार पर दबाव बना सकते हैं और आंदोलन के माध्यम से भी सत्ता का
बंटवारा होता है। जैसे शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके, मतलब आंदोलन के माध्यम से सत्ता को प्रभावित और नियंत्रित कर सकते हैं। तरीके में भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है, सत्ता का बंटवारा निहित हो सकता है। ओके, सबसे लास्ट में आप डालेंगे 5वां लास्ट है इसका, अन्य रूप। भाई अन्य और किस तरीके से सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, तो स्थानीय स्वशासन के रूप में सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। पंचायतों के माध्यम से सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, नगर पालिकाओं के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। इस जगह आकर आपके इस पाठ का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो समाप्त होता है। ये हमारा पार्ट 1 था। ओके, पार्ट 2 हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आप इसे आराम से लिख सकते हैं। तो हम कल देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। ओके, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।